हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में। मैंने ऑलरेडी ड्रामा पे काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं। उसमें ग्रीक थिएटर वगैरह क्या होता है आप वो पहले देख लो। तो ग्रीक ट्रेजेडी का भी एक कॉन्सेप्ट था। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है वो आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो ग्रीक ट्रेजेडी वाला वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पे आओ, सो दैट आपको वो डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होता है? एज इसका नाम बताता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो होती है वो उन प्लेस को बोला जाता है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। तो विलियम शेक्सपियर ने जो भी ट्रेजेडी लिखी थी उनको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बोलते हैं। और इसमें डाउनफॉल दिखाते हैं, मतलब कुछ बुरा हो रहा है किसके साथ, एक हीरो के साथ या हीरोइन के साथ। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका एक फेटल फ्लॉ है। फेटल फ्लॉ मतलब एक ऐसी कमजोरी होती है उसमें, नॉट फिजिकली बट इमोशनली या साइकोलॉजिकली एक ऐसी कमजोरी होती है जिसको वो इंसान चाह के भी उसको बदल नहीं सकता है, या वो शायद चाहता ही नहीं कि वो उस चीज को बदले। तो उसके लिए ग्रीक टर्म भी है हैमर्शिया, या इसको हैमरटिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो फेटल फ्लॉ होता है उसकी वजह से हीरो या हीरोइन का डाउनफॉल होता है, उसके साथ बुरा होने लगता है। फिर इसके उसमें एक और फैक्टर है फेट। फेट मतलब उसकी किस्मत, किस्मत से ज्यादा भी उसका डेस्टिनी, कि उसकी लाइफ में ये लिखा ही गया है, कि उसकी लाइफ में ये लिखा गया है कि उसका डाउनफॉल ही होगा। फिर एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ये हीरो है तो उसके आजू बाजू में जो लोग होते हैं उनके कामों की वजह से भी इसके साथ बुरा होता है, ठीक है। तो शेक्सपियर ने काफी सारे ट्रेजेडीज लिखे थे, उसमें से उसके 4 मेन ट्रेजेडीज है। जब उनको स्टडी करते हैं तो आपको एक थीम पता चलेगा कि उसमें एक नोबल हीरो है, उसका एक फेटल फ्लॉ है, उसका फेट है, और फिर उस एक्सटर्नल फोर्सेस है, आजू बाजू में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। अभी ये जो प्लेस होते हैं उसमें इंटेंस इमोशंस होते हैं। इंटेंस मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से वो कुछ फील करता है। तो अगर जेलसी है तो वो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मतलब वो कुछ ऐसी एक ही इसमें नहीं सोचेंगी कि वो शायद कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी बुरे हो रहे हैं, कभी कुछ और इमोशंस फील कर रहे हैं। मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है उनके कैरेक्टर्स, ठीक है, ग्रे है। तो उसमें एक ही कैरेक्टर में काफी सारे ऐसे डायमेंशंस है। यूनिवर्सल थीम्स, तो उनके प्लेस में यूनिवर्सल थीम होती है, मतलब जो सब पे एप्लीकेबल होती है। जैसे एम्बिशन, एम्बिशन हर एक इंसान में होती है। जेलेसी हर एक इंसान में होती है। रिवेंज, बदला लेने की चाह हर एक इंसान में होती है। बदला लेता है नहीं लेता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जेलेसी भी हर एक इंसान में होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जेलेसी में एकदम कुछ गलत ही चीजें कर देते। कुछ कुछ बहुत एकदम स्वीट इनोसेंट सी जेलेसी होती है, और कुछ लोग जेलेसी में मतलब सामने वाले का बुरा कर देते हैं। एम्बिशन भी सबको होता है। तो कुछ लोग खुद पे काम मेहनत करते हैं कि मैं मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं। जैसे अगर अपने 3 इडियट्स देखी होगी, तो उसमें देखो वो चतुर है, वो खुद तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर दूसरों के इधर भी वो गंदे वाले बुक्स डाल रहा है ताकि वो लड़के ना पढ़ पाए। तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका एम्बिशन तो है लेकिन वो गलत तरीके से उसको अपना सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो है वो क्यों जानी जाती है कि उनकी लैंग्वेज जो होती है पावरफुल होती है। पावरफुल मतलब एकदम मतलब वो लैंग्वेज पढ़ के आप भी उस कैरेक्टर के इमोशंस को अच्छे से फील कर सकते हो। ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऐसे एकदम छोटे बहुत नहीं होते कि अरे तूने मेरा पेन क्यों लिया, ऐसे नहीं, कुछ बहुत ऐसे बड़े वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ह्यूमन नेचर जो होता है मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उसको शेक्सपियर बताता है, पूरा हमारे सामने से खोल के रख देता है। और फिर हमको वो दिखाते हैं कि देखो लोग ऐसे ही होते हैं, तो जेलसी में लोग ऐसे ही होते हैं, या उनको एम्बिशन है तो लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का ओरिजिन कब हुआ? तो नेचुरली जब शेक्सपियर लिख रहे थे तो उनका लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी में उन्होंने ट्रेजेडीज लिखना चालू किया था। और उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडीज से इंस्पिरेशन ली थी, पर्टिकुलरली सोफोक्लिस से, और रोमन ट्रेजेडीज से भी इंस्पिरेशन ली थी। सेनेकन ट्रेजेडी पे भी मैं एक वीडियो बना के डाल देने वाली हूँ, आप बाद में उसको भी चेक कर लेना। और मिडिवियल मोरालिटी प्लेस मतलब उसमें ठीक है वो गलत चीजें तो कर रहे हैं पर साथ में वो एक
रेजोल्यूशन भी देते हैं हमको, वो ये भी बताएंगे कि ओके ये चीजें करने की वजह से ये सारी चीजें होती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो होती है वो रीडिफाइन की थी शेक्सपियर ने। मतलब पहले की ट्रेजेडी में क्या होता था, एक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। जैसे आप अगर ग्रीक थिएटर को ठीक से पढ़ोगे या आप अगर वो वीडियो चेक करोगे तो उसमें प्लॉट पे ज्यादा फोकस किया जाता था रादर देन कैरेक्टर। ठीक है, तो शेक्सपियर ने जब लिखना चालू किया ना तो वो कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करने लगा, कैरेक्टर के स्ट्रगल की बात करने लगा। कैरेक्टर का इंटरेक्शन जो था, वो जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर के बारे में कैसे सोच रहा है या उस दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था। फिर अभी इसमें फीचर्स क्या होते हैं, तो इसमें एक ट्रैजिक हीरो होता है। ट्रैजिक हीरो, हीरो मतलब अपना नॉर्मल कोई भी एक हीरो। ट्रैजिक मतलब पता है आपको कि उसके साथ शुरू से फिर सब गलत गलत ही होता जाएगा। ठीक है, एंड में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि ट्रेजेडी है। तो ट्रैजिक हीरो है मतलब वो हीरो के साथ कुछ गलत ही होने वाला है, लेकिन वो फिगर कैसा होगा, नोबल फिगर होगा। नोबल मतलब वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुकात रखता होगा, तो वो एकदम किंग होगा या वो प्रिंस होगा या वो एकदम हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, और उसके पास एक फ्लॉ भी होगा, एक कोई तो ऐसी गलत चीज होगी उसके पास जो उसके डाउनफॉल का कारण बनेगी। तो वो क्या है, उसका एम्बिशन हो सकता है, उसकी प्राइड हो सकती है, उसकी जेलसी हो सकती है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कि मतलब एक कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो हीरो का एक्शन लेना है, या फिर वो उसकी वजह से एक्शन वो ले नहीं रहा है, या फिर अभी उसने वो एक्शन लिया है तो उसकी वजह से अभी कुछ उसका रिएक्शन आ रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये दोनों तरीके से चलता रहता है। मतलब एक तो वो बाहर कुछ एक्शन तो कर ही रहा है, दूसरे सोसाइटी में जो दूसरे कैरेक्टर्स है उस प्ले में, उनके साथ मिलके वो शायद कुछ प्लान भी कर रहा होगा, कुछ एक्शन लेना है उसके बारे में बात कर रहा होगा, और उसके मन में भी एक बात चल रही होगी कुछ तो, कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने सही किया या गलत किया, ये क्यों हो रहा है। तो उसका बोथ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब जैसे घोस्ट है, भूत होती है, विचेस चुड़ैल होते हैं, ओमेन्स होते हैं। ओमेन मतलब एक प्रोफेसी होना या फिर आपको कुछ अंदाजे से मिल जाते, क्योंकि अभी जैसे अगर आपने काफी बार ऐसे सुना होगा तो देखो अर्थक्वेक वगैरह आने वाला होता है तो बर्ड्स चले जाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, उनको पता होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो वो एक तरीके का ओमेन हो गया कि बर्ड्स चले गए तो फिर आप भी कहीं पे, मतलब ह्यूमंस के पास वो सेंस नहीं होता, एनिमल्स में होता है, काफी सारे एनिमल्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई चीज गलत होने वाली है। तो वो भी क्या हो गया, एक ओमेन हो गया, मतलब वो एक अंदाजा होता है या फिर वो एक मार्क होता है जिससे आपको पता चलता है कि हो गया अभी आगे चल के क्या होने वाला है। तो जैसे अगर आपने हेरा फेरी देखी है तो उसमें देखो वो बाबू भैया वो दिया जला के वो कुछ मांगते हैं और वो दिया बुझ जाता है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से ओमेन हो गया कि उनको पता है कि अभी वो दिया बुझ गया, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। तो इसके ये जो सारी चीजें होती है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो कैरेक्टर के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनकी वजह से कैरेक्टर्स कुछ एक्शन लेते हैं। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून मतलब हीरो की जर्नी तो शुरू होती है तो वो पहले सक्सेसफुल होता है या पावरफुल होने की होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ एक्शन ले लेगा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक कंप्लीट रूइन हो जाता है, मतलब वो बर्बाद हो जाता है। और फिर इवोकिंग पिटी एंड फियर, पिटी मतलब बुरा लगना, लेकिन फिर ऑडियंस को उसके लिए बुरा लगता है। जब हम वो कैरेक्टर्स की स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं तब हमको उनके लिए बुरा भी लगता है और उनके लिए डर भी लगता है। फिर होता है कथारसिस, कथारसिस एक ग्रीक टर्म है, तो इसकी वजह से इट इज ये क्या है कि इमोशनल प्योरिफिकेशन थ्रू फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। मतलब जब हीरो कुछ काम करता है और वो सफर कर रहा है, उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, तो हमको उसके लिए डर लगेगा और हमको उस पर दया भी आएगी। पर साथ ही साथ हमको ये भी लगेगा कि ठीक है, जो भी चीजें हुई वो उसके साथ हुई, हमारे साथ नहीं हुई, हम सेफ है। लेकिन बिकॉज हम वो सारे इमोशंस फील करते हैं तो वो हमारे मन से क्या होता है, वो सारी चीजें निकल जाती है। तो किसी और को सफर करते हुए देख के हमको बुरा लगता है, हम रो लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं। अभी हमको पता है कि ठीक है, हमें ऐसा एक्शन नहीं लेना है।
फोकस ऑन ह्यूमन फ्लॉज। तो इंसान की एक एक गलती या जो होती है, अभी जेलेसी हो गया या रिवेंज लेने का ये हो गया, ये हर एक इंसान में होता है, ये किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान की बात नहीं है, हर एक इंसान में ये बेसिक इमोशंस है। तो शेक्सपियर ने ये जो फ्लॉज थे, जैसे वीकनेस हो गया, क्योंकि हर एक इंसान वीक होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अपनी लाइफ में कभी डर ही नहीं लगा या वो कभी वीक हुआ ही नहीं, ऐसा हर एक इंसान के साथ हो सकता है। हमको भी ऐसी काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में आती है। जैसे एक टर्म है हैमलेशन डिलेमा। हैमलेशन डिलेमा मतलब हैमलेट का जो डिलेमा था, हैमलेट बोलता है ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमारे पास भी ये सारी काफी बार ऐसे चीजें आ जाती कि हम भी सोचते हैं कि अरे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो टर्म भी उसकी वजह से ही आया कि हैमलेशन डिलेमा, कि हैमलेट जैसे डिलेमा में था, वो सोच रहा था करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे हर एक इंसान को ये एक चीज होता है कि हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से बिकॉज शेक्सपियर ने यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस पे, उनके वीकनेसेस पे फोकस किया, इसकी वजह से उनके स्टोरीज टाइमलेस है और रिलेटेबल है। अब देखोगे कि हर जगह पे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बिना शेक्सपियर के पढ़ ही नहीं सकते। शेक्सपियर को अभी भी इतना प्रोमिनेंस या इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके सारे स्टोरीज कैसे, प्लेस कैसे, टाइमलेस है और रिलेटेबल है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 16th सेंचुरी की जो जेलसी थी वो अभी नहीं एप्लीकेबल होगी, वो अभी भी एप्लीकेबल होगी। तो वो टाइमलेस है, मतलब टाइम के जो कंस्टेंट है उसको वो पार कर देते हैं और वो हर एक इंसान फील करता है, तो उसकी वजह से हर एक कोई उसके साथ रिलेट कर सकता है। ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी आयरनी का एक पार्ट होता है जिसमें यह है कि ऑडियंस को कोई चीज़ पता होती है लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सस्पेंस और एंटिसिपेशन आ जाते हैं कि हमको लगता है कि अरे हीरो को पता चलेगा या नहीं, या ऐसे क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं क्या वहाँ पे वो चीज़ें होती है। तो जैसे अगर आपने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है तो उसमें ऑडियंस को पता होता है कि जूलियट ने वो पोशन पिया है जिसकी वजह से वो बस ऐसे बेहोशी हुई है, लेकिन ये बातें रोमियो को नहीं पता होती। तो जब वो देखता है कि जूलियट वहां पे मर गई है तो हमको डर लगता है कि अरे इसको समझ में क्यों नहीं आएगा, ये थोड़ी देर वेट करेगा तो वो उठ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, और थोड़ा सस्पेंस आ जाता है, क्योंकि हमको पता है ये चीज करेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन वो कैरेक्टर को नहीं पता ना, तो वो तो वैसे ही एक्शन करेगा। सो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी, जिसमें ऑडियंस को पता होता है लेकिन कैरेक्टर को पता नहीं होता। अभी फीचर्स क्या होते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के? तो उसमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमिक रिलीफ भी होता है। मतलब जो क्लासिकल ट्रेजेडीज होती थी उसमें कुछ ह्यूमर वाला एलिमेंट नहीं होता था, कुछ ऐसे हंसी मजाक की बातें नहीं होती थी, लेकिन शेक्सपियर ने वो सारी चीजें यूज की। उसके हर एक प्ले में एक कोड जेस्चर रहेगा या कोई ऐसा मजाकिया कैरेक्टर रहेगा। अगर आप देखो साउथ इंडिया को कोई भी मूवी को जब डब करते तो भले कुछ कितना भी सीरियस क्यों ना हो, उसमें कॉमिकल स्टॉक कैरेक्टर होता है जो फिल्म में हंसाने का काम करता है। तो शेक्सपियर ने भी वो चीजें अपने प्ले में अप्लाई की। वो बहुत सीरियस भी, पूरा नॉवेल का थीम, सॉरी प्ले का थीम भी अगर काफी सीरियस है, उसमें भी वो एक थोड़ा कॉमिक रिलीफ डाल देंगे, कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे जिसकी वजह से लोगों को मतलब बुरा तो लग ही रहा है बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा हंसी मजाक भी आ रहा है उसमें। वायलेंट एंड ड्रामेटिक एंडिंग। तो प्ले में का जो एंडिंग होता था उसमें मल्टीपल डेथ्स होती थी, मतलब पूरे प्ले के एंड में सबकी डेड बॉडीज पड़ी होती थी हर एक इसमें। तो उससे क्या पता चलता था कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर प्ले में सपोज 12 कैरेक्टर्स है तो उसमें से 10 की तो डेथ दिखाएंगे वो, ठीक है, तो वो बहुत वायलेंट डेथ दिखाते थे कि मार, एक दूसरे को तलवार से मार बीर के वो लोग मर रहे हैं या जहर खा के मर रहे हैं, ऐसे तरीके से वो दिखाएंगे। तो एंड हमेशा डेथ से होता है। फिर शेक्सपियरियन प्लेस, अरिस्टोटल के जो कंसेप्ट होते थे, अरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट दिया था यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, उससे वो कैसे अलग होते थे। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अब प्ले का जो भी प्ले और खास करके ट्रेजेडी, ट्रेजेडी जो होती है वो एक सिंगल डे में होनी चाहिए, मतलब एक ही दिन में वो पूरी स्टोरी खत्म हो, शुरू होके खत्म भी होनी चाहिए, लेकिन शेक्सपियर का वैसे नहीं होता। उसके प्लेस हफ्ते हफ्ते भर, दिन, हफ्ते, इवन सालों साल चलते रहेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि
ना पता ही नहीं चलेगा, बट एक दिन में नहीं होता। तो अभी वो बच्चा है तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर शायद वो कुछ साल और बाद की बात आएगी। तो ये जो यूनिटी ऑफ टाइम है कि एक ही दिन में सारी स्टोरी हो जानी चाहिए, ये जो अरिस्टोटल का कंसेप्ट था वो शेक्सपियर तोड़ देता है। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस, तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि जो भी चीजें हैं, प्ले का जो भी एक्शन है वो एक ही जगह पे होना चाहिए, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में वैसे नहीं होता। तो वो बहुत सारे लोकेशंस में चला जाता है। और हम जब प्लेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शहर में होना चाहिए, ठीक है। शेक्सपियर क्या करता था, एक ही शहर के फिर वो अलग अलग जगह पे चला जाता था। अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अगर किंग के कोर्ट में हो रहा है तो प्ले का ये शुरू से एंड तक किंग के कोर्ट में ही होना चाहिए, वो सीनरी ज्यादा चेंज मत करो तुम। लेकिन शेक्सपियर अभी इसके घर में है, फिर वो उसके घर में जाएगा, फिर अभी ये कंट्री में है, फिर अभी वो ये कंट्री में चला गया, तो वो एक यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं रखता था, अलग अलग जगह पे वो लोग आते जाते रहते थे। तो ये जो यूनिटी ऑफ प्लेस का कंसेप्ट था वो भी शेक्सपियर ने तोड़ दिया। फिर अरिस्टोटल ने एक और कंसेप्ट दिया था, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है कि पूरे प्ले का प्लॉट एक ही एक्शन पे फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो साइड कैरेक्टर्स है उनका अलग से स्टोरी नहीं होना चाहिए कुछ भी। लेकिन शेक्सपियर के प्लेज में ऐसा नहीं होता था, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्टोरी चालू रहता था, फिर एक ही प्लॉट के बीच में बहुत सारे प्लॉट्स चले आते थे, और फिर इनकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे कैरेक्टर्स पे फोकस होता है। एक तो कैरेक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं उसके प्लेज में, और हर एक स्टोरी का हर एक कैरेक्टर का अपना अलग अलग स्टोरी चल रहा है, उसका उधर अलग ही चेस चल रहा है। उसकी वजह से क्या होता था, थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट होता था, लेकिन एंड में वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती थी। फिर उस शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट प्लेज है वो, तो सबसे पहला है हैमलेट। इसमें एक प्रिंस होता है हैमलेट, वो अपने फादर की मर्डर का ये करता है, उसको रिवेंज लेना है, लेकिन फिर उसको अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर है मैकबेथ। मैकबेथ एक स्कॉटिश नोबलमैन होता है, आर्मी में होता है वो किंग के, और उसको उसको ये होता है कि अभी उसको राजा बनना है, ठीक है। तो फिर वो मर्डर प्लान करता है राजा का, फिर वो उसके बाद वो काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती है, फिर उसकी वाइफ मैड हो जाती है, और फिर इवेंचुअली उसका डाउनफॉल हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। फिर है ओथेलो। ओथेलो में एक मूर होता है, मूर मतलब जो सेलर वगैरह होता है उसी तरीके से होता है वो, लेकिन काफी हाई रैंकिंग होता है वो। तो उसमें उसको जेलसी होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, और फिर वो उसको सस्पेक्ट करने लगता है कि इसका अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, और फिर वो इतना जेलस हो जाता है उस बात से कि फिर वो मतलब सबके खून करता है, फिर एंड में उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर है किंग लेयर। उसमें किंग को ऐसा लगता है कि मेरी डॉटर्स मतलब उसका और उसकी 3 डॉटर्स का स्टोरी है उसमें, तो वहां पे वो बहुत ऐसा ईगोइस्टिक होता है, उसको लगता है कि मेरी डॉटर्स को मुझे फेवर करना चाहिए, वो मुझे ही अच्छा बोले, मुझे ही बड़ा दिखाए सबके सामने। तो उसके वो प्राइड में आके वो गलत डिसीजन लेता है, और उसकी वजह से उसकी फैमिली तो बर्बाद हो ही जाती है, और साथ में उसका किंगडम भी खराब हो जाता है। ये जो है ना, ये 4, ये शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में इसको कंसिडर किया जाता है। रोमियो एंड जूलियट को ज्यादा उसकी ग्रेट 4 ट्रेजेडीज में तो कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो एक ट्रेजेडी है। रोमियो एंड जूलियट का स्टोरी आई एम श्योर आपको पता ही होगा, जिसमें 2 यंग लवर्स होते हैं अलग अलग फैमिली के, और उनकी फैमिली का आपस में फाइट्स रहता है। तो फिर उसकी वजह से लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एंड में ये नहीं होता, वो मिल नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। फिर अभी देखते हैं मैकबेथ। तो इसमें ये जो मैकबेथ होता है वो एक स्कॉटिश जनरल होता है, आर्मी में वो एक हेड में होता है, हेड की पोजीशन पे होता है, और उसको एम्बिशन होती है। एक्चुअली मैकबेथ से ज्यादा उसकी वाइफ को एम्बिशन होती है, उसको ऐसा लगे कि लगता है कि मैकबेथ अभी किंग होना चाहिए। तो फिर
और ये उसका जो एम्बिशन होता है वो खास करके तब बढ़ जाता है ज्यादा, जब मैकबेथ एक वॉर से वापस आ रहे होते हैं ना, तो उसको 3 विशेस मिलती है, और वो 3 विशेस उसको बोलती है कि तुम राजा बन सकते हो। और जब वो राजा प्रोफेसी सुनता है, वो अपनी वाइफ को बताता है, तो फिर उसकी वाइफ ना उसको और बढ़ावा देती है कि तुम उसकी इंक का खून कर दो और फिर तुमको थ्रोन मिल जाएगा। और फिर उसकी वजह से वो खून करने जाते हैं, फिर उसकी वजह से बहुत एक चेन ऑफ एक्शन शुरू हो जाते हैं कि एक डेथ की वजह से दूसरी डेथ आ जाती है, फिर तीसरी डेथ आ जाती है, फिर किसी को पता चल जाता है बीच में कि अरे ये मैकबेथ ही खून कर रहा है। फिर उनको और बुरा लगने लगता, अब नॉट बुरा पर से, बट उनको ऐसा लगता है कि अभी सबको पता है, सबको पता है कि उन्होंने खून किए हैं, ठीक है। तो फिर उनकी वजह से उसको पैरानोइया होता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी सभी उसको टारगेट करना चाहते हैं, वायलेंस, मर्डर हो रहा है, डेथ हो रहा है, और फिर एक डेथ को छुपाने के लिए वो और दूसरे खून किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैकबेथ जो होता है वो टिरानिकल हो जाता है। टिरानिकल मतलब उसको जो भी अपोज कर रहा है, भले ही वो मतलब नॉट इवन अपोज, कि मतलब उसको क्रिटिसाइज भी किया ना कि ये तुमने ठीक से नहीं किया या तुमको शायद ऐसे करना चाहिए था, वो फिर भी उस इंसान के अगेंस्ट ही जा रहे, फिर भी उसको मारने की कोशिश करता है वो। अगर आपने मैकबेथ पढ़ा नहीं है ना, आप विशाल भारद्वाज की वो मूवी देख सकते हो, मकबूल। उसमें इरफान खान है, वो मैकबेथ के ऊपर बेस्ड है। फिर अगर आपको ओथेलो का ये चाहिए तो आप ओमकारा देख सकते हो। फिर ये हैमलेट का स्टोरी चाहिए तो फिर आप हैदर को देख सकते हो। काफी अच्छी मूवीज है, और विशाल भारद्वाज ने काफी प्लॉट पॉइंट्स चेंज भी नहीं किए। ऑफ कोर्स उसने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से उसको थोड़ा चेंज किया, लेकिन वो जो मेन थीम्स थे ना, जो कैरेक्टर के एम्बिशंस थे या कैरेक्टर्स के जो फ्लॉज थे, वो उन्होंने चेंज नहीं किए। तो काफी अच्छे अडेप्टेशन है, आप जरूर देखना उसको। फिर मैकबेथ का फेटल फ्लॉ क्या था? तो मैकबेथ मतलब वो क्यों ट्रेजिक हीरो कंसिडर किया जाता है, तो मैकबेथ का फेटल फ्लॉ था अनचेक्ड एम्बिशन। मतलब उसको बड़ा तो बनना था, लेकिन उसको बाय हुक एंड क्रूक बनना था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो बड़ा बनने के चक्कर में कितनी गलत चीजें कर रहा है। तो फिर उसका वो जो एम्बिशन था कि बस मुझे अभी बड़ा तो बनना है, तो उसकी वजह से वो इतना ये हो गया कि वो अपने फ्रेंड्स का खून कर रहा है। वो सोच भी नहीं रहा कि अगर उसने एक राजा का खून किया तो उसके बाद फिर कुछ क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकते हैं। उसको ऐसा लगा कि बस मैंने खून कर दिया, मैं राजा बन जाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहा था कि राजा के जो लॉयलिस्ट थे या जो राजा को फेवर कर रहे हैं, वो भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, उसका गिल्ट बढ़ जाता है, उसको बुरा लगने लगता है, और फिर उसको विजन आने लगता है, उसको लगता है कि हर एक अभी इंसान उसके अगेंस्ट ही है। और फिर एंड अनफॉर्चुनेट और इसी पैरानोया की वजह से मैकडफ उसका खून कर देता है। फिर इसमें इसके अलावा अनचेक्ड एम्बिशंस के अलावा भी काफी थीम्स है, जैसे करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन। मतलब एक बार वो जब बड़ा बनने की चाह होती है ना, वो कैसे इंसान को गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देती है वो। इफेक्ट्स ऑफ गिल्ट। इफेक्ट्स ऑफ गिल्ट मतलब एक बार कुछ आपने गलत कर दिया तो उसकी वजह से फिर ह्यूमन साइकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका काफी एक फेमस एग्जाम्पल है। जैसे इसमें लेडी मैकबेथ जब होती है, उसको ऐसा लगता है ना कि उसके हाथ पे खून लगा है। तो एक उसका स्लीप वॉकिंग सीन है, काफी फेमस सीन है वो। तो उसमें वो बार बार अपने हाथ धोती रहती है, उसको ऐसा फिर भी उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ पे खून के धब्बे हैं। और जब तक वो खून के धब्बे हैं, सबको ऐसा लगेगा कि इसी ने किया। उसको ऐसा लगता है कि जब तक उसके हाथ पे खून के धब्बे हैं, सबको पता चलेगा कि इसी ने खून किया है, इसी में ने खून किया। और वो उसको कंटिन्यूअसली उसको मिटाने की कोशिश करती है। उसमें धब्बे होते नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है उसके हाथ पे है खून के धब्बे। फिर इनएविटेबली ऑफ फेट। इनएविटेबली ऑफ एबिलिटी ऑफ फेट का ये मतलब होता है कि जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जो भी आपकी डेस्टिनी है, वो फुलफिल होके ही रहेगी, ठीक है। आप उसको कितना भी बदलने की कोशिश करो, वो नहीं रुकेगी या वो नहीं बदलेगी। जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जो भी आपकी लकीरों में है, वो होके ही रहेगा। फिर मैकबेथ में भी काफी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, जैसे उसमें विचेस है, फिर उनकी प्रोफेसी है,
फिर साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ कैरेक्टर पे फोकस किया जाता है, जैसे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का इनर टर्मोइल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अम, वो जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो, तो उनके इंटरनल स्ट्रगल्स पे भी फोकस किया जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनके एक्सटर्नल एक्शन की, कैसे वो खून कर रहे हैं या फिर वो कैसे प्लॉट कर रहे हैं, उस पे भी फोकस किया जाता है। फिर मैकबेथ के जो वायलेंट एक्शंस हैं उनके बारे में भी ये किया जाता है कि कैसे वो खून करना इटसेल्फ इज अ वायलेंट एक्ट। तो ये भी काफी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल मतलब वो चीजें जो उसकी खास बात है, तो वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की खास बातें हैं। और अरिस्टोटल के कंसेप्ट से, ट्रेजेडी वाले कंसेप्ट से शेक्सपियर की ट्रेजेडी इससे भी अलग है, क्योंकि अरिस्टोटल या जो भी ग्रीक राइटर्स या रोमन राइटर्स जब लिखते थे ना, वो कभी भी स्टेज पे डेथ नहीं दिखाते थे। वो बैक स्टेज कुछ होगा, फिर वो स्टेज पे आके बोलेंगे कि अरे उस इंसान की डेथ हो गई। लेकिन शेक्सपियर होता था ना, वो दिखाता था कि डेथ हो रही है या कोई किसी को मार रहा है, वो ऑन स्टेज ही होता था। तो शेक्सपियर ने वो भी एक कन्वेंशन तोड़ दिया था। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।